बहुत ज्यादा हाइप बनी थी इस नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन की शो के बारे में। तो हमने कल दिन भर 3 वीडियोस में अलग अलग बात की है, लेकिन इसके जो नंबर्स आए, अब देखो रॉ की व्यूअरशिप इतनी है उतनी है, वो वाले जमाने गए। वैसे तो मैंने बताने भी छोड़ दी थी क्योंकि वो 1.5 मिलियन ही हमेशा रहती थी, लेकिन अब क्योंकि ये टीवी केबल पर मतलब टीवी पर नहीं आने वाला, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए नेटवर्क से ये जा चुका है, तो अब इसके नंबर्स कभी भी ऐसे नहीं निकल के आने वाले जो कि नेटफ्लिक्स वाले जब बताएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन नंबर्स अभी इंटरनली सारे बाहर नहीं आए। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्क्विड गेम्स है, आपको पता है स्क्विड गेम है या गेम्स जो भी है, ये कितना ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज टीवी शोज को जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो, इसको पीछे करते हुए नंबर 1 टॉप 10 टीवी शोज अभी यूएस में कोई है तो वो है मंडे नाइट रॉ का ये वाला एपिसोड जो कि अभी गया। मतलब कि इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस समय नेटफ्लिक्स पर। अब देखो, अब इसको ऐसे भी ना डायरेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं रख सकते कि भाई स्क्विड गेम्स को पीछे कर दिया इसने, क्योंकि स्क्विड गेम्स थोड़ा टाइम पहले आया था। लेकिन जिस भी तरीके से अगर नंबर 1 पर इस समय यूएसए में कोई शो है तो फिर वो रॉ का ही है। तो इससे आप लगा सकते हो कितना ज्यादा जो है डब्ल्यूडब्ल्यू को भी फायदा हुआ। बाकी कुछ नंबर्स मुझे लगता है बाद में ही पता चलेंगे जो कि नेटफ्लिक्स वाले रिवील करेंगे। और इससे बैक स्टेज का माहौल भी बहुत ज्यादा भाई प्रेशर था, जो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू का क्रू है जो प्रोडक्शन से चीजें बाहर निकालते, क्योंकि उनके लिए भी काफी सारी नई चीजें थी। मैं पूरी प्रेस इवेंट सुन रहा था ये ट्रिपल एच की, तो वहां पे उन्होंने बोला भी कि कैसे भाई कितने सारे ऐसे भी चीजें थी जो कि हमने दिखाई नहीं, क्योंकि हमको लगा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से सही है। बाकी चीजें बहुत सारी थी। और हाँ भाई, अगर इंडिया की बात करें तो एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियो भी ट्रेंडिंग में थी। तो हाँ, इंडिया में भी फिर बात हुई है इस वाले शो के बारे में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 599 में। और आज एनएक्सटी का जो एपिसोड था वहां पर रॉक आए हैं। और यार देखो, मुझे नहीं पता, इसमें सही में कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसके ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करूँ। कल सुबह रिव्यू में भी बात करी, उसके बाद वॉइस ऑफ रेसलिंग वाले वीडियो में, पॉडकास्ट में तो और डीप में जाके बात करी। नहीं सुना तो जाके आप सुन लेना। लेकिन कुछ अटपटा, कुछ अजीब सा लग रहा है। कल तो रॉक नहीं आया था फाइनल बॉस की तरह, लेकिन आज एनएक्सटी में जो रॉक आया था वो फाइनल बॉस वाला रॉक था। पूरा मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एनएक्सटी में वो आने वाले हैं। सबसे पहले तो एंट्री करी उन्होंने अपने ट्रक से, अपनी वो जो जोया वाली एनर्जी ड्रिंक है उसको वो पी रहे थे। और बैक स्टेज ईथन पेज के साथ उनका एक सेगमेंट होता है जहां पे वो बोलते हैं ईथन पेज, तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो पूछते हैं फाइनल बॉस, तो रॉक ने कहा कि हाँ, यानी कि वो फाइनल बॉस के कैरेक्टर में थे। आज उनके कंधों पर जो हमने बैक स्टेज से मुझे लगा था वो चैंपियनशिप उन्होंने अपने बच्चों को हार दी है, क्योंकि अपने गिमिक को वो छोड़ाए हैं। लेकिन आज उस बेल्ट को वो जो है दोबारा लेके आ जाते हैं। और एवा रेन जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था उनकी डॉटर है, तो मुझे तो लग रहा है उन्हीं की रिक्वेस्ट पे कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है, क्योंकि वैसे एनएक्सटी में रॉक क्यों ही आते जब वो इससे पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पे अपनी बेटी, अपनी डॉटर के साथ उनका सेगमेंट था जहां पे वो साफ साफ बताए थे ईथन पेज को कि देख, मैं फाइनल बॉस हूँ, फाइनल बॉस हूँ, लेकिन इस वाले शो पर जो फाइनल बॉस है वो एवा रेन है। तो अगर तू मेरे साथ सही सेटिंग रखना चाहता है तो इसको जनरल मैनेजर एवा रेन के साथ भी सही सेटिंग करनी पड़ेगी। बातचीत इनके बीच होगी। और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है रॉक ने क्या बुली कर दिया यहाँ पे ईथन पेज को। जब वो बंदा जा रहा होता है ना तो उसके पिछवाड़े पे ऐसे करके स्मैश कर दिया रॉक ने। तो वो बताता है कि भैया कुछ तो मतलब वही है ना कि जैसे होता नहीं, हमें प्रिंसिपल के सामने वो क्या करते, हम क्या कर, मतलब प्रिंसिपल के सामने उसने कुछ कर भी दिया हमारे साथ गलत सही, तो हम क्या ही कर लेंगे। तो वैसी वाली कुछ यहाँ पे वाई बाई। बाकी उसके बाद वो ये बताते हैं, वो उनको बोल देते हैं कि मैं मेन रोस्टर में भी तुझे देखना चाहूंगा। लेकिन ये तो चलो बैक स्टेज की चीज थी। अब रिंग में आके मेन इवेंट में जो काम किया है रॉक ने, वो आपके थोड़े से कान खड़े कर सकता है। कल पॉडकास्ट में तुमने डिस्कस किया इसको अच्छे से कि भाई रॉक का स्टेटस रेसलमेनिया के लिए है भी क्या, वो रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे भी या नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बैक स्टेज जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो डर्ट शीट्स हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं होने वाले हैं, जो कि मेरे लिए सुनना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके बाद मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आ सकता। लेकिन ये वही डर्ट शीट्स है जिन्होंने इतने टाइम से काफ़ी सारी सही चीज़ें भी हमको सोर्स करके ला के दी हैं। तो रॉक की एंट्रेंस होती है, रॉक ने आके अपना जो निकनेम से सब कुछ बताया, कहते भाई मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। और फिर उन्होंने उस मेन मुद्दे की बात करी। आज पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल तो उन्होंने रॉ में कुछ नहीं बोला था फाइनल बॉस, आज वो फाइनल बॉस बोल रहे थे अपने आप को। तो इसका मतलब ये फाइनल बॉस के कैरेक्टर के साथ थे। और कहते हैं कि जब मैं कोडी से नफरत करता था तो लोगों को प्रॉब्लम थी, अब मैंने कोडी के साथ दारू वारू पी ली है, मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया है, तो लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है। और वो वैसे ही जैसे क्राउड को मिमिक करते हुए, मॉक करते हुए आवाजें नहीं निकालते, वैसे ही रॉक बोले थे जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हुए, पैरोडी करते हुए बोलते हैं, वैसे करके रॉक ने बोला। और कहते हैं नो योर रोल, शट योर माउथ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जो फाइनल बॉस है वो 20 कदम तुमसे आगे रहता है, और जिस राइड पर तुम्हें रॉक लेके जाने वाला है तुम उसको बस एंजॉय करो। हाँ, ये वही कैरेक्टर है फाइनल बॉस का जो हमेशा ही सैवेज रहता। तो ये देख के तो मुझे लगा कि चलो भाई, इस बंदे के अंदर कुछ तो जान बाकी है। ऐसा नहीं है कि इसने जो रॉ नेटफ्लिक्स में आके बिल्कुल ही अपना डल सा कैरेक्टर दिखाया था। क्योंकि ये तो मैं कह सकता हूँ कि कोई ये नहीं बोलेगा कि रॉ पर जो आए थे रॉक, वो कैरेक्टर के साथ उनको कोई देखना चाहेगा। क्योंकि फिर भाई तुम लड़ोगे किसके साथ, वो मैच किसके साथ होगा, वो भी अपने
अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। और उसके बाद इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग बोला उन्होंने, और साथ में ना वो उनके ऊपर टाइमर सा भी लगा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो CW नेटवर्क के ऊपर आ रही, तो यहाँ पे तो टाइम की रेस्ट्रिक्शन है, तो उनको टाइम कीपर एरिया से बता भी रहता है, अरे भाई इतने टाइम बचा था, रॉक उनसे ही मजे ले रहे थे वहाँ पे। तो ये इस कैरेक्टर में रॉक आया था, तो यहाँ से देख के तो भाई ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बंदा कोई सीधा साधा साफ सुथरा हो चुका है, क्योंकि इसकी जो हरामीपंती है वो तो यहाँ पे दिख रही है। तो फिर ये मेरी समझ के बाहर है कि वो कल रॉ में क्या हुआ, जो अंदर से बातें आ रही है वो कुछ ऐसी भी आ रही है कि भैया रॉक तो कम्पीट करेगा नहीं। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि जब वो ये बोल रहे हैं कि कोडी के साथ मैंने जो भी किया, तुम जो भी सोच रहे हो सोचो, लेकिन मैं तो 20 कदम आगे ही सोचता हूँ तुमसे, तो इस बात का मैं क्या मतलब समझूँ? इसका मैं यही तो मतलब समझूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कि शायद मुझे अभी नहीं पता। लेकिन भाई फिर मैं ऐसा भी कैसे मान लूँ कि भैया रॉक तो बड़ा समझदार आदमी, क्योंकि अगर वो सही में समझदार आदमी होते तो क्या कल रॉ में जिस वो कैरेक्टर के साथ आए वो आते। अब देखो हम कोई तो होते नहीं भाई, इनको इतना सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ। शायद मैं थोड़ा सा बायस भी लगूंगा यहाँ पे कि जस्ट मैं भी प्रोसेस में ट्रस्ट करना चाहता हूँ जो भी रॉक कर रहे हैं। मे भी उन्होंने आगे जाके हक दिया तो मान लेंगे भैया गलत इंसान पे फिर भरोसा कर दिया था, या फिर गलत तरीके से हमने चीज़ों पर भरोसा कर दिया था, क्योंकि वैसा तो ये कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि हम चाह रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला अटपटा सा अजीब सा हो गया है। रॉ वाले शो को मैं बेकार भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो स्टोरी काफी सारी डीरेल होती हुई तो दिखी है, क्योंकि रॉक वर्सेस कोडी और रॉक वर्सेस रोमन, इन्होंने तो एक ही शो से ऐसा कर दिया कि भैया रॉक को तो किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है, और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रेसलमेनिया में मैच क्यों करेगा। ये तो अभी कुल मिला के नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन मुझे लग रही है, जब तक अगला कुछ बहुत बड़ा हिंट या फिर टीज या फिर स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन हमको नहीं पता चलती है रॉक, कोडी और रोमन रेंस वाले एंगल के साथ। बाकी WWE एक काम तो कर रही है, टॉप्स के वो जो कार्ड है वो सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा सा उन्होंने अब ध्यान दिया। मैंने आपको बताया भी था कि पुराने टाइम में बहुत कार्ड्स आते थे, अब इसको दोबारा से लेके आ रहे हैं, और पहला 1998 से रॉक का साइन किया हुआ ऑटोग्राफ किया हुआ कार्ड भी आया, तो ये उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं रॉक सारी चीज़ों में, फिर ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिलीवेबल नहीं है कि रॉक नहीं आएंगे रेसलमेनिया में। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अब बंदा ना आए, जब मैच तुम्हारे सामने एक नहीं बल्कि दो पड़े हाई प्रोफाइल वाले, तो ये तो फिर हम फैंस के साथ फिर नाइंसाफी हो जाएगी। अरे ये बात तो बतानी भूल गया, NXT के ये वाले शो में न्यू ईयर एविल जिसका नाम था, इसमें ओबा फेमी के पास चैंपियनशिप आ गई, यानी कि टाइटल चेंज हुआ और जूलिया भी चैंपियन बन गई। तो NXT के जो दोनों मेन टाइटल हैं उसमें ही टाइटल चेंज हो गया। और विमेंस डिवीजन में आप देखो तो इस साल की शुरुआत में तीनों ही नए चैंपियंस बन गए, रिया रिप्ली भी, टिफनी स्ट्रैटन भी, और आप जूलिया ने जो आज चैंपियनशिप जीते। तो मतलब थोड़ा फ्रेश वाली स्टार्ट तो दे रहे हैं। और ओबा फेमी को चैंपियन देख के थोड़ा सा बुरा लगा कि वो मेन रोस्टर में अभी नहीं आ रहे, लेकिन हाँ वहां से अब उनके लिए और बड़ी चीज हो सकती है। मैं बता रहा हूँ भाई ये बड़ा नाम बनने वाला है बहुत ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है उनको देख के। वैसे तो मुझे आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी कलेजे को ठंडक दिलाने वाली चीज मैं आपकी स्क्रीन पर पेश करने जा रहा हूँ, और वो ये है ग्राफिक जो कि WWE ने पोस्ट किया है जॉन सीना का। ये ऑफिशियली वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं मेंस रॉयल रंबल मैच में। और भाई 99.9999% इस 2025 के फेयरवेल टूर में जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। एंड व्हेन आई से दिस यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि भाई मतलब ये समझ रहे हो आप क्या कैसे कहानी चलने वाली है। वो जिनका प्रोमो था वो बहुत सारी चीज़ें ना बयां करते हुए भी बयां कर गया है। इंस्टाग्राम की स्टोरी में कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी प्रेडिक्शन बताना सोलो और रोमन की, तो जिसने रोमन रेंज की सही प्रेडिक्शन करी भाई, तो मैंने उन 10 लोगों को DM कर दिया। तो आप अपना DM जाके चेक कर सकते हो, मतलब अभी 5 को कर दिया, 5 को रह गया, तो आप वहाँ से DM में अपनी सारी मुझे डिटेल दे सकते हो। OG या OTC कौन सी मर्च चाहिए आप मुझे बता देना, वो मैं आपको दे दूंगा। एंड अभी तो हमारा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड भी आने वाला है। इस बार सीधा 15 ही टी-शर्ट मर्चेंडाइज का होगा वो, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड मैं आपको सब बता दूंगा। अब तो बस इस पूरे 365 दिन भी नहीं, अब तो दिन घटा, 365 में से 8 दिन घटा है तो कितना हुआ, उल्टी गिनती में शुरू कर दो, क्योंकि ये एक साल में पूरा फन है। उसके बाद फिर वही है कि जॉन सीना चले जाएंगे अपने, बट उस चीज़ के ऊपर अभी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर ये प्रोसेस को नहीं इंजॉय कर पाएंगे। कल दिन वाली वीडियो में जो मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ इंस्टाग्राम पे रॉक की रील के बारे में बताया था, तो भैया यहाँ से ये जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा ट्विटर पर मैं इसको फैलते हुए देख रहा हूँ। जब वो रोमन रेंज को तो हक कर रहे, उधर ट्रिपल एच बेचारा ऐसा हाथ मिलाते मिलाते ही रह गया, और रॉक ने तो उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, वो वहाँ से चले गए, जबकि वो पूरा ट्रिपल एच से अच्छे तरीके से मिले थे। लेकिन वो हाथ मिलाने वाली प्रोसेस थोड़ी सी रह गई, तो बस लोग ऐसे ट्रिपल एच के मजे ले रहे हैं कि हाँ यही तो होता होगा जब बैक स्टेज भी ये सारे लोग क्रिएटिव रूम में बैठते हैं और कोई एक स्टोरी लाइन ट्रिपल एच बोलते होंगे, लेकिन फिर रॉक इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करते होंगे। क्योंकि अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ रॉक के अराउंड भी जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, जैसा तब भी हुआ था जब रोमन रेंस और रॉक के मैच के लिए उन्होंने सेट कर दिया था और कोडी रोड्स को साइड कर दिया था। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बट अब देखो घुमा फिरा क्या बात है कि अब लोग कह रहे वो वाला मैच हमको चाहिए। तो भाई टाइम का डिफरेंस है, एक टाइम पे किसी चीज़ को किस तरीके से देखा जाता है, एक टाइम पर किस तरीके से, बट स्टिल आई विल से कि मैं तो रॉक पे भरोसा करता हूँ।
चाहे मेरा भरोसा गलत ही क्यों ना हो जाए, गलत हो जाए तो फिर हम भी 2-4 बातें बोल देंगे रॉक के बारे में फिर। पता नहीं बहुत सारे लोगों को इस बात से फ़र्क कुछ पड़ेगा भी या फिर नहीं। निकी बेला के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो नेटफ्लिक्स वाला जो प्रीमियर वाला एपिसोड था उस पर रेड कारपेट पूरा बिछा हुआ था, तो उनसे पूछा कि क्या अभी आप रेसलिंग मैच करने के लिए आओगे, कि आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग इन रिंग करियर खत्म हो चुका है, वैसे वो हॉल ऑफ फेम में तो आ चुके। तो वो कहते हैं कि मतलब सवाल ये पूछा कि क्या बेला ट्विंस को वापस देख सकते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं अपने कॉम्पिटिशन की तरफ तो देख रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो पॉसिबिलिटी है कि निकी बेला और ब्री बेला ये दोबारा से रेसलिंग मैच भी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भाई जो हेटरेट, जो नफरत है इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी में, वो कुछ अलग लेवल की है भाई। जैसे होगन की कल बैंड बजा दी ना, बस किसी टाइम आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि इनकी भी बैंड बज जाए, जो कि मुझे लगता है इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, कि जिस बंदे ने गलत काम किया उसके लिए फिर भाई उसे तो स्क्रीन में ही मत लाओ तुम। कुछ हद लेवल की जलन तो यार लोगों को लुडविग काइजर से भी हो रही है। लुडविग काइजर ने इस फोटो को पोस्ट किया, ये भी रॉ के नेटफ्लिक्स वाले बैक से जो उनका सब चल रहा था सीन सपाटा इंटरव्यू का, वहां से ही है। और यहाँ पे उन्होंने नो कैप्शन नीडेड करके टिफिनी को, नेटफ्लिक्स को, सबको टैग बैक किया हुआ है। सब लोग यहाँ पे लुडविग काइजर से जेलस हो रहे हैं। एक बंदे की गाड़ी कुछ अलग ही चल रही है, वो शेमस लिखते हैं सीधा सी यू नेक्स्ट मंडे, क्योंकि ये जो है भिड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो शेमस कह रहा है भाई तेरा चल रहा होगा अपना अलग सीन, तो मेरे से आके रिंग में मिल, मैं बताता हूँ तुझे क्या होगा असली में। एक फनी वीडियो मुझे और दिखी है स्मैकडाउन के, आई थिंक रिसेंट वाले शो की है, जहां पे आप देखो भाई रेफरी ने कैसे जो अपनी दरिया दिली है वो दिखाई है नाया जैक्स के लिए, जब वो हार गई, लुटपुट गई पूरी, तो उसके बाद कैसे रेफरी उनको लेके जा रहा है। वैसे ये मूवमेंट लाइव इवेंट, ये चीज़ हमको लाइव इवेंट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन ये क्योंकि उस समय कैमराज रोल नहीं होते तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करते थे, तो काफ़ी फन माहौल में रहते हैं भाई। इससे पता लगता है कि अब एनवायरमेंट सही में कितना अच्छा हो गया, वरना विंस ऐसा कुछ देख लेते कहते अरे तुमने कैसे कर दिया, अगर किसी फैन कैम से ये कैप्चर होके ट्विटर पर चला गया तो क्या इमेज बनेगी हमारी। तो पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, अब मामला ऐसी चीजों को देख के पता चलता है कि कितना फ्री और लाइट हो चुका है। अब तक तो हम सारे लोग सिर्फ इसी बात के ऊपर बैठे हुए थे कि रोमन रेंस के पास उला फाला कब आएगी, ऑफिशियली कब वो दोबारा से रिक्लेम करेंगे अपने ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ होने का स्टेटस। तो कल मंडे नाइट रॉ में सोलो सिकोवा को हरा के उला फाला उनके पास आ चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टॉप उनका क्या है, आगे रोमन रेंस क्या करने वाले हैं। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को क्लियर करके हमारे सामने ही परोस दिया है कि नेक्स्ट क्या है रोमन रेंस के लिए, और वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। कल अगर आपने सही से इंट्रोडक्शन भी सुना होगा पॉल हेमन का, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि सून टू बी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो रोमन रेंस का वही है कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में वो हैं और उसके लिए उनको सबसे बड़ा प्राइज चाहिए होता है। तो ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है नेक्स्ट एम होने वाला है, या फिर आप इसे वर्ल्ड टाइटल भी कह सकते हो। तो बस अब आपको यही दिख रहा है कि रोमन रेंस की स्टोरी में यही कहानी होगी, अगर उनके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई अड़चन नहीं आ रही, कि वो सीधा जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक वर्ल्ड टाइटल के लिए। और अगेन ये रॉक वाली सिचुएशन कैसी है हमको पता है, अगर रॉक हुए मिक्स में तो ठीक, वरना फिर यहां से यही लग रहा है कि एक वर्ल्ड टाइटल के अंदर रोमन रेंस की एंट्री दिख सकती है। लेकिन अगर उसके बीच में भी कोई बंदा आ जाए तो फिर उसके साथ आपको रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मैच दिखेगा। यहां पे मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहना चाह रहा हूं नाम ड्रू मैकिंटायर का, या फिर नाम हो सकता है सीएम पंक का भी, जो कि लग रहा है कि इनके बीच में इनके आड़े आ सकते हैं। बाकी स्टोरी तो नेटफ्लिक्स के शो के बाद आप कह सकते हैं जनवरी का महीना है, तो यहां से अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फास्ट पेस भरी चलने वाली है। थोड़ा सा रोड ब्लॉक की तरह तो फील हुआ है नेटफ्लिक्स वाला शो, ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टोरी जो हम जिस तरीके से सोच रहे थे ऐसा लग नहीं रहा कि वो उस डायरेक्शन में जा रही है, बट एट द एंड देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।